अध्यक्ष मायावती के भतीजे आकाश आनंद की गुरुग्राम के एम्बियंस डॉट रिजॉर्ट में शादी है और इसे लेकर रिजॉर्ट में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। आकाश की शादी में करीब 5000 मेहमानों को पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि शादी में किसी दूसरे दल के नेताओं को नहीं बुलाया गया और विवाह समारोह में पारिवारिक लोग, बसपा के ही पदाधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। आकाश आनंद की शादी को लेकर एम्बियंस डॉट रिजॉर्ट को भव्य रूप से तैयार किया जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद का विवाह है और जिस तरीके से आकाश आनंद के विवाह से पहले तमाम सारी तैयारियां की जा रही हैं, ये हॉल में एंट्रेंस का मुख्य द्वार होगा और इसको भी काफ़ी ज़्यादा साजो सजावट की जा रही है। अलग अलग किस्म के यहाँ पे फूल लगाए जा रहे हैं और तमाम तरीके से यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। शादी को काफ़ी भव्य बनाया जा रहा है क्योंकि बहन जी के यहाँ काफ़ी दिनों के बाद शहनाई बजने वाली है और जिस तरीके से आकाश आनंद खुद बसपा के अंदर नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, तो उनके विवाह को लेकर के काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ यहाँ पे की जा रही है। गुरुग्राम का एम्बियंस रिजॉर्ट है ये, यहीं पे पूरी तरीके से तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीढ़ियों पर भी खास साजो सजावट की जा रही है और एंट्रेंस गेट पर भी यहाँ पे तमाम सारी तैयारियां की जा रही है, जिससे कि जो आने वाले मेहमान हैं उनको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो और यहाँ पे वैवाहिक कार्यक्रम पूरी तरीके से बेहतर हो, कि यादगार पल बने, इसको लेकर के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं और यहाँ पे तमाम सारी टीम भी लगी हुई है जो लगातार तैयारियां कर रही है। कैप्शन रोहित के साथ अविनाश तिवारी, गंगा, गुरुग्राम। प्रयागराज से बड़ी खबर है। उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी से रूबरू आपको करवा दें। फरार शूटर्स वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जानकारी मिली है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं शूटर्स, ऐसी जानकारी मिली है। असद, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम, अरमान, साबिर एक दूसरे से लगातार बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप कॉल से मोबाइल के EMI नंबर से ट्रेस होने का खतरा है। शूटआउट के इससे पहले प्लान के तहत 16 आईफोन और 50 सिम खरीदे गए थे और ये भी आपको बता दें कि शूटर्स लगातार सिम बदलकर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। शूटर्स लगातार अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पुलिस और STF की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर में भी शूटर्स ने किया था VoIP कॉल का इस्तेमाल और सूचना मिलने के बाद जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। VoIP से खाड़ी देशों में बात कराने के लिए अवैध रूप से टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वालों पर कसा जा रहा है शिकंजा। अब आइए आपको सीधी तस्वीरें हम दिखाते हैं। श्रीहरिकोटा लिए चलते हैं, वहां पर LVM-3 रॉकेट की लॉन्चिंग हो रही है। ये सीधी ही तस्वीरें आपके सामने है। एक और उपलब्धि इसरो के नाम, ये देखिए आप, लॉन्चिंग यहां पर +5 सेकंड्स। LVM-3 रॉकेट जो अंतरिक्ष में भेज दिया गया। ये सीधी ही तस्वीरें आपके सामने है, श्रीहरिकोटा से हम दिखा रहे हैं। जी हाँ, सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M3 प्रमोचन यान का आकाश में गर्जना करता हुआ यह सबसे भारी रॉकेट है इसरो का। फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। Here from the mission control center we can feel the vibrations of the launch. देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो दोनों S-200 बूस्टर्स सामान्य निष्पादन करते हुए और यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर। 5850 किलोग्राम है इसका वजन, ये भी आप जानिए। और इस मिशन को LVM-3M3 OneWeb India 2 नाम दिया गया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये लॉन्चिंग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से किया जा रहा है। इसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। 9 बजे का वक्त इसके लिए तय किया गया था और ठीक 9 बजे इसकी लॉन्चिंग हो गई है। कुल 12000 किलो न्यूटन का प्रणोदक देखिए, इसमें इसरो के यान को 43.5 मीटर लंबे LVM-3 रॉकेट GSLV-MK का इस्तेमाल किया जाएगा। सेकंड्स तक चलकर यान से किया जाएगा। इसमें इसका इस्तेमाल, और ये दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भर रहा है। ये लॉन्च पैड चंद्रयान 2 मिशन समेत अब तक 5 सफल लॉन्चिंग कर चुका है, इसके बारे में ये जानकारी। और LVM-3 से चंद्रयान 2 मिशन और इसके अलावा लगातार 5 सफल मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। ये रिकॉर्ड इस लॉन्च पैड के नाम है। ये इसकी 6ठी उड़ान कहा जा रहा है। अगर ये सफल हुआ, L110 चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। तो इसका फायदा
ग्लोबल लेवल पर मिलेगा, इसको लेकर भी जानकारी मिल रही है। अमेरिका, जापान समेत 6 कंपनियों की इसमें हिस्सेदारी है। 200 boosters, all thrusting currently. अब कुछ ही सेकंड्स में हम देखेंगे ये S200 श्रीहरिकोटा से लाइव तस्वीरें आपने देखी। अब आइए आगे बढ़े। यूपी भाजपा प्रदेश संगठन की लिस्ट जारी हो गई है। टीम नई है लेकिन अधिकतर चेहरे वही पुराने हैं। पुराने सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष हटाए जा चुके हैं और उनकी जगह नए लोगों को मौका दिया गया है। भाजपा की जो टीम घोषित हुई है, इसे देखने के बाद ये कह सकते हैं कि टीम नई जरूर है लेकिन चेहरे वही पुराने हैं। 2024 की अपनी पूरी तैयारी बीजेपी ने कर दी है और ये पूरी लिस्ट अब सामने आ चुकी है। प्रदेश की टीम में कुल 45 मेंबर्स में कुल 11 महिलाओं को जगह दी गई है। 11 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। तो 24 की चौधरी ब्रिगेड की 10 बड़ी बातें भी आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, 24 की चौधरी ब्रिगेड की 10 बड़ी बातें क्या हैं, ये जल्दी से आप जान लीजिए। नंबर 1, सरकार में मौजूद 4 मंत्रियों को संगठन से अलग किया गया है। जेपीएस राठौड़, दयाशंकर सिंह, नरेंद्र कश्यप, AK शर्मा को संगठन से अलग किया गया और भाजपा ने सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष अपने बदल दिए हैं। कुछ विधायकों को प्रदेश महामंत्री और कुछ को प्रदेश मंत्री बनाया गया है, ये भी जानकारी। भाजपा ने 3 पुराने क्षेत्रीय अध्यक्ष का प्रमोशन भी किया गया, ये भी जानकारी मिल रही है कि 3 पुराने जो क्षेत्रीय अध्यक्ष थे उनको प्रमोट किया गया। मानवेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा की संगठन लिस्ट में जातीय समीकरण पर जोर दिया गया है, फोकस इसी पर है। 6 में से 3 क्षेत्रीय अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से आते हैं। 6 में से जो 3 क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो ओबीसी वर्ग से आने वाले हैं। काशी से दिलीप पटेल, कानपुर बुंदेलखंड से प्रकाश पाल क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं और ब्रज से ध्रुव विजय सिंह शाक्य क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये 10 बड़ी बातें क्या रही इस नई लिस्ट की, उसकी पूरी जानकारी आपके सामने है। सरकार में मौजूद 4 मंत्रियों को संगठन से अलग कर दिया गया और उनके नाम भी आपके सामने हैं। इसके अलावा ओबीसी वर्ग पर ज्यादा जोर दिया गया है। यूपी भाजपा की नई टीम कैसी है, कौन कौन से इस टीम का हिस्सा हैं, ये भी आप जान लीजिए। प्रदेश उपाध्यक्ष 18 बनाए गए हैं, प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं 7, प्रदेश मंत्री बने हैं 16, ये भी आप जानिए, और क्षेत्रीय अध्यक्ष 6 नियुक्त किए गए हैं। नई टीम में 11 महिलाओं को भी मौका दिया गया है, 11 महिलाओं को भी जगह मिली है। यूपी भाजपा की नई टीम, हालांकि टीम नई जरूर है लेकिन चेहरे अधिकतर ये कहा जा रहा है कि वही पुराने हैं। सीएम योगी ने भाजपा की नई टीम को बधाई दी है और ट्वीट करके सीएम ने क्या लिखा है वो ट्वीट का कंटेंट भी आपके सामने हम रखें। भारतीय जनता पार्टी यूपी के नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई, ये सीएम का ट्वीट है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी की ऊर्जा, कर्मठता, निष्ठा, अनुभव और प्रतिबद्धता संगठन को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी और सभी के उज्जवल कार्यकाल हेतु अनंत मंगल कामनाएं। ये सीएम योगी आदित्यनाथ का नई टीम आने के बाद बधाई उन्होंने दिया है। बधाई को लेकर उनका ट्वीट है, आपके सामने हमने ट्वीट रखा। अब आइए, नई टीम का ऐलान कर दिया गया, हलचल किस तरीके से है, क्या कुछ गहमा गहमी चल रही है, ये जान लेते हैं। लखनऊ से मेरे साथी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। अनुभव, नई टीम की लिस्ट पूरी हमने दर्शकों को दिखाई भी, उस टीम में किस किस को मौका मिला है, कितने बदलाव किए गए हैं, इसके बारे में भी हमने जानकारी दे दी है। अब इस टीम को लेकर चर्चाएं किस तरीके से वहां पर हो रही हैं, क्योंकि आगे बहुत सारी चुनौतियां हैं जिससे इसी टीम को आगे पार पाना होगा, निपटना होगा। देखिए, बिल्कुल 2024 के लिए जो टीम की बात आपने कही कि टीम तो नई है लेकिन चेहरे वही पुराने हैं, बिल्कुल ठीक है। ये 2024 की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी नई टीम है, महामंत्री संगठन की नई टीम है, लेकिन ज़्यादातर चेहरे, अधिकतर चेहरे हम कहेंगे कि वही पुराने हैं। जो पहले टीम में थे वही इस बार भी टीम में है। यानी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, महामंत्री संगठन है, उन्होंने भी कोई ज़्यादा फेरबदल करने की कोशिश नहीं की। उन्हें भी यही लग रहा था कि भाई ये शायद लकी टीम है, इसने 2022 के भी चुनाव कराए, उससे पहले भी तमाम चुनाव कराए, तो शायद यही टीम आगे बेहतर रहेगी और इसीलिए ज़्यादातर पुराने चेहरों पर ही उनको आजमाया गया है। आप देखिए, जो 11 महिलाएं टीम में हैं
वो पहले भी थी, जो पुरानी टीम में थी उसमें सभी वो 11 महिलाएं थी और उन्हें फिर से एक बार रखा गया है। तमाम सारे आप प्रदेश उपाध्यक्ष देख लीजिए, प्रदेश महामंत्री देख लीजिए, सब पहले भी थे और इस बार भी हैं। तो शायद जो बात प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बार बार कह रहे थे कि आंशिक परिवर्तन, सिर्फ उसी आंशिक परिवर्तन की उनको शायद नेतृत्व से इजाज़त मिली और इसीलिए जो 4 हम कहें कि जो मंत्री हैं सरकार में, उनमें से उन लोगों को हटाया गया। वो तो वैसे भी बीजेपी में होता है, एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर बीजेपी चलती है, इसलिए उन लोगों को जो संगठन की जिम्मेदारी उससे मुक्त की गई है। पर अन्य आपको ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। हाँ, क्षेत्रीय अध्यक्षों की आप बात कर लीजिए तो 3 क्षेत्रीय अध्यक्षों को तो प्रमोट ही कर दिया, उन सभी लोगों को प्रदेश टीम में लेकर आ गए, तो उनकी जगह नए लोगों को वहाँ पर नियुक्त करना ही था। और उसमें भी एक लगता है कि बीजेपी ने इस नियम को फॉलो किया है कि जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष होंगे उन्हें ही प्रमोट करेंगे, यानी उसी टीम से लोगों को प्रमोट करेंगे। अब आप सबसे पहले काशी क्षेत्र देखिए, वहाँ पर जो देवेंद्र पटेल हैं वो भी पहले काशी क्षेत्र के ही उपाध्यक्ष थे। अगर लखनऊ की बात कर लीजिए, अवध की बात कर लीजिए, तो अवध क्षेत्र में कमलेश मिश्रा ये भी जो क्षेत्र की टीम है वहाँ उपाध्यक्ष थे। इसी तरीके से आप गोरखपुर क्षेत्र की बात करिए, सहजानंद राय वो भी पहले क्षेत्रीय उपाध्यक्ष थे, उन्हीं को प्रमोट किया गया। तो लग रहा है कि इसी तरीके से बीजेपी ने ये फॉर्मूला तय किया था कि भाई क्षेत्रीय अध्यक्ष तो 3 हम प्रमोट कर देंगे और 1 या 2 लोगों को तो अभी एमएलसी में उनका नाम आने की संभावना है। जैसे रजनीकांत माहेश्वरी कहा जा रहा है वो एमएलसी बन सकते हैं, जैसे महेश श्रीवास्तव जिनको काशी क्षेत्र के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष कहा जा रहा है वो एमएलसी बन सकते हैं। तो पार्टी ने वहाँ एक फॉर्मूला तय किया कि जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष होगा हम उसको प्रमोट करेंगे, वही क्षेत्रीय अध्यक्ष होगा। तो इसलिए कोई बड़े बदलाव ऐसे दिख नहीं रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको जातीय समीकरण जरूर सत्य नज़र आ जाएंगे 2024 के लिए, जो 80 का लक्ष्य है और बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए जो ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर आप देख लीजिए तो कुल 17 लोगों को इस टीम में रखा गया है। ओबीसी वर्ग से जो है वो 13 लोगों को समाहित किया गया है, इस टीम में रखा गया है, यानी फोकस वही है ओबीसी को लेकर। जिस तरीके से बीजेपी लगातार तमाम चेहरे जो अधिकतर हैं, कुछ क्या अधिकतर जो पुराने चेहरे हैं उन्हीं को मौका दिया गया एक बार फिर से, और जातीय समीकरण को जरूर ध्यान में रखा गया है। ये बात आप बता रहे हैं 2024 के मद्देनजर। शुक्रिया अनुभव, पूरी जानकारी। अब आइए आगे बढ़े। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद दिल्ली में कांग्रेसियों का बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। आज सभी नेताओं को राजघाट बुलाया गया, जहां कांग्रेस के नेता गांधी प्रतिमा पर 1 दिवसीय सत्याग्रह करने वाले हैं। यूपी से भी 2000 कांग्रेसी नेताओं और पदाधिकारियों को बुलाया गया है। सभी प्रदेशों के जिला अध्यक्ष से लेकर के कार्यकर्ता तक को दिल्ली तलब किया गया है, जो लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद से दिल्ली में कांग्रेसियों का जमावड़ा लगातार लग रहा है। आज को लेकर के खबर कि सभी नेताओं को राजघाट बुलाया गया, वहां पर कांग्रेस के नेता गांधी प्रतिमा पर 1 दिवसीय सत्याग्रह करने वाले हैं। अब आइए सीधे आपको ले चले राजघाट, वहां से मेरे साथी अहमद बिलाल जुड़ चुके हैं। अहमद बिलाल, देखिए ये कहा जा रहा है कि आज तो वहां पर बहुत संख्या में कार्यकर्ता तो पहुंचेंगे ही, तमाम बड़े लीडर्स भी पहुंच रहे हैं और आधे तो पहुंच चुके हैं, आधे पहुंच भी रहे हैं। किस तरीके से तैयारी है सत्याग्रह की कांग्रेस पार्टी की, बताइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी को जिस तरीके से सूरत की अदालत ने जो 2 साल की सज़ा सुनाई और उसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई, तो इसको कांग्रेस जो है सिर्फ एक कानूनी मुद्दा ना बना करके एक पूरा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी है। और इसको लेकर के दिल्ली सहित देश भर में जो जिला मुख्यालय हैं वहाँ पर कांग्रेस गांधी प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन करने वाली है, सत्याग्रह करने वाली है। और इस सत्याग्रह को नाम दिया गया है संकल्प सत्याग्रह। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये उसी राजघाट के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर एक स्टेज बनाया गया है और एक बड़ा सा बैनर है संकल्प सत्याग्रह का। और यहीं पर जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जिनमें महासचिव प्रियंका गांधी और इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा पी चिदम्बरम, केसी वेणुगोपाल, यानी ऐसे बड़े नेता जो है वो यहाँ पर राजघाट के बाहर इकट्ठा होंगे। और अब देखिए कार्यकर्ताओं का भी धीरे धीरे यहाँ पर जमावड़ा जो है वो शुरू हो चुका है। और आप देखिए कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर जोश खरोश के साथ आए हैं और नारेबाजी भी जो है वो शुरू हो गई है। जगदीश टाइटलर जो है वो यहाँ पर अभी पहुँच चुके हैं। लालजी देसाई हमारे साथ कांग्रेस सेवा दल के प्रेसिडेंट है। सर, ये जिस तरीके से आप लोग पूरा राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं राहुल गांधी की सदस्यता जाने का, क्या अचीव करना चाहते हैं? देखिए, कानूनी लड़ाई कुछ और है, पर जो राजनीतिक साजिश हो रही है
अब राजनीतिक साजिश के सामने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो क्या भजन गाएंगे। लेकिन राहुल गांधी को सजा तो उस न्यायालय ने दी, किसी सत्ता की तरफ से उन्हें सजा नहीं मिली थी। देखिए, हम न्यायालय का और न्यायतंत्र का हम लोग आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, पर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि 168 पेज का गुजराती में जो वहाँ पे जजमेंट दिया गया है उसका पूरा डॉक्यूमेंट है, वो इसी ने कब पढ़ लिया, क्या हो गया, 24 घंटे भी नहीं होने दिए और लोकसभा सदस्य। मूल बात ये है कि ये नशा जो है नरेंद्र और शाह, सत्ता का जो नशा है, ये नशा मिलकर ये करना चाहता है कि राहुल जी को संसद में बोलने से रोकना चाहता है, क्योंकि वो एक जरूरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को यहाँ पर राजघाट पर इकट्ठा होने की इजाजत नहीं थी, पुलिस ने धारा 144 लगा दी है, परमिशन नहीं थी, उसके बाद भी आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। ये दोनों की फितरत भी है, खास करके जो, क्योंकि ये पूरा यहाँ दिल्ली का जो मुझे लगता है गृह मंत्री के रूप में अमित शाह कंट्रोल करते हैं, वो गुजरात के गृह मंत्री थे और ये गुजरात के सीएम थे। तब से मैं लड़ाई जब लड़ रहा था तो इनकी फितरत है कि जब भी लोग आवाज उठाना चाहेंगे, चाहे वो किसान हो, चाहे कांग्रेस हो या चाहे कोई और मजदूर हो, 144 धारा वो जरूर लगाते हैं। ये बहुत ही पुराना इनका जो है वो खेल है, हम खेल के सामने अच्छे से खेलेंगे। ठीक है, तो देखिए जाहिर तौर पे पुलिस की तरफ से यहाँ पर धरना प्रदर्शन या किसी भी तरीके की सत्याग्रह करने की इजाजत नहीं थी। पुलिस ने धारा 144 लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी हम बात करेंगे। किस लिए इकट्ठा हुए? हम हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनकी क्या नाम जो ये सदस्यता निरस्त कर रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़े अत्याचार। ठीक है, तो देखिए आपको मैं पोस्टर दिखा दूं, देखिए डरो मत, संविधान अभी जिंदा है, इस तरीके के पोस्टर से पूरा राजघाट का जो इलाका है वो पटा पड़ा है। और कांग्रेस ने जो है इस सत्याग्रह का जो नाम दिया है, इस प्रदर्शन का नाम दिया है संकल्प सत्याग्रह। और जो है हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया है। सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये सत्याग्रह जो है वो करने का जो योजना है वो कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है। और इसमें कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो इस सत्याग्रह में शामिल होने के लिए अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। 10 बजे से इसकी शुरुआत और शाम 5 बजे तक ये सत्याग्रह कांग्रेसी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी और अपडेट के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।